नमस्कार, मैं अजय कुमार। पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, वह भारत में मौजूद भ्रष्टाचार के गहरे जंजाल का नतीजा है। पेपर लीक को अगर आप केवल यह महसूस कर समझेंगे कि बाप रे बाप, यह क्या हो गया, हमारे बच्चों और नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया, तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। यह केवल इसका एक पक्ष है। हम सबको समझना होगा कि हमारी राजनीति, शासन सत्ता और समाज में भ्रष्टाचार पर अनदेखी की वजह से इतना बुरा हाल हो चुका है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया है। मनरेगा में लीक होता है, पीडीएस के सिस्टम में लीक होता है, बच्चों का खाना मास्टर साहब अपने घर लेकर चले जाते हैं, मध्यमान भोजन में लीक होता है, योजनाओं के लिए आवंटित पैसे में लीक होता है, पुल बनाने में, सड़क बनाने के फंड में लीक होता है, बिजली के तार बिछाने में लीक होता है, पंचायत के फंड में हर जगह लीक होता है। हर सरकारी कामकाज के साथ आप लीक शब्द जोड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार के कारण हमारा पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र तो पहले से ही बर्बाद हो गया है। इस शिक्षा तंत्र की कमियों को ढकने के लिए सरकार ने जो परीक्षा तंत्र विकसित किया है, उस परीक्षा तंत्र की सड़ांध भी सबके सामने दिखाई दे रही है। 5 मई को जिस दिन नीट की परीक्षा हुई थी, उस दिन नीट की परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे के बाद नीट के पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने पटना से 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से कुछ अभ्यर्थी के परिवार वाले और पेपर लीक का डील कराने वाले शामिल हैं। इनमें से एक का नाम सिकंदर प्रसाद यादव है। सिकंदर यदवेंदु ने ही 4 बच्चों और उनके परिवार वालों से यह डील की थी कि 40 लाख रुपए के एवज में वह नीट का पेपर परीक्षा के 1 दिन पहले मुहैया करवा देगा। सिकंदर प्रसाद यादव ने ही परीक्षा के 1 दिन पहले बच्चों की ठहरने की व्यवस्था की थी, नीट का पेपर दिया था, जिस पेपर के सवाल जवाब को बच्चों ने परीक्षा के 1 दिन पहले रटा था। यह सारी बातें सिकंदर प्रसाद यादव सहित जितने भी 13 लोग 5 मई के दिन गिरफ्तार हुए हैं, उनको पुलिस को दिए गए कबूलनामों से निकलकर सामने आती हैं। मतलब पेपर लीक मामले में सिकंदर प्रसाद यादव को आप मुख्य आरोपी के तौर पर, मुख्य षड्यंत्रकारी के तौर पर कह सकते हैं। इन्हीं सिकंदर प्रसाद यादव या सिकंदर यादवेंदी की जीवनी अखबारों में छप रही है। थोड़ा उनकी जीवनी से जुड़ी हुई जानकारी को जानते चलिए और उससे निकलने वाले निष्कर्ष को एक साथ जोड़ते रहिएगा। तब आपको पता चलेगा कि जो हुआ है वह तो होना था, क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचारी को रोका नहीं, बल्कि भ्रष्टाचारी को आगे बढ़ने दिया। सिकंदर प्रसाद यादव की उम्र 56 साल है। समस्तीपुर के किसान परिवार से आते हैं। समस्तीपुर में इनकी 8 बीघा जमीन है। 10वीं क्लास की परीक्षा साल 1980 में पास की थी। उसके बाद 12वीं क्लास की परीक्षा पास की और उसके बाद डिप्लोमा किया। उसके बाद से सिकंदर प्रसाद यादव लगातार ठेकेदारी कर रहे थे। तकरीबन 15 साल तक ठेकेदारी किया है। साल 2012 में जब एनडीए की सरकार आई, मतलब नीतीश बाबू और भाजपा के गठजोड़ से जब बिहार में सरकार बनी, तब बिहार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सिकंदर प्रसाद यादव की नौकरी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर लग गई। मतलब एक बार थोड़ा सोच कर देखिए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसने 1980 में 10वीं क्लास की परीक्षा पास की, उसके बाद 12वीं क्लास की परीक्षा पास की, परीक्षा पास करने के बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद बहुत लंबा अपना ठेकेदारी का कैरियर निभाया और उसके बाद जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर सरकारी नौकरी साल 2012 में जाकर के लगती है। मतलब डिग्री लेने और नौकरी हासिल करने के बीच कुछ नहीं तो तकरीबन 20 साल से ज्यादा का अंतर है। अखबारों में छपी खबर के मुताबिक सिकंदर प्रसाद यादव की नौकरी राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तहत लगी है। मगर उसके बावजूद भी सवाल तो यह बनता है कि इतना काफी अंतर होने के बावजूद यह नौकरी कैसे मिल गई? क्या उनका चयन ईमानदारी से हुआ होगा? सिकंदर प्रसाद यादव ने बहुत लंबे समय तक ठेकेदारी की है। ठेकेदारी करने वालों का किस तरह का नेटवर्क बनता है, उसमें भ्रष्टाचार का क्या हाल होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो भारत के हर नागरिक को होगा। साल 2016 में सिकंदर प्रसाद यादव को रोहतास म्युनिसिपल काउंसिल में एलईडी लगवाने की जिम्मेदारी मिली। इसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपए का भ्रष्टाचार। सिकंदर प्रसाद यादव पर यह आरोप लगा कि एलईडी को बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदा गया है, बहुत बड़ी धांधली हुई है। इस आरोप में सिकंदर प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। फिर से सरकारी नौकरी मिल गई। उसके बाद सिकंदर पर यह भी आरोप लगता है कि वह अपना ट्रांसफर भी अपने कनेक्शन की वजह से एक विभाग से दूसरे विभाग में थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद करवा लेता था। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस पर आप ये पूरी जानकारी मिली है, इस पर आपकी क्या राय होगी? 32 साल के नीतीश कुमार को भी 5 मई के दिन नीट का पेपर मुहैया करवाया था।
नीतीश कुमार ने अपने कबूलनामे में, अपने स्टेटमेंट में जो पुलिस को उसने दिया है, उसमें लिखा है कि सिकंदर प्रसाद यादव ने 4 लड़कों के साथ डील करवाई थी। नीतीश कुमार और सिकंदर प्रसाद यादव के बीच जब डील हुई थी तो नीतीश कुमार ने सिकंदर प्रसाद यादव से कहा था कि एक लड़के को पेपर देने के लिए 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। इस पर सिकंदर प्रसाद यादव ने कहा था कि नहीं, हर एक लड़के से 40 लाख रुपए लिया जाएगा। नीतीश कुमार को बिहार की आर्थिक अपराध शाखा पहले भी बिहार लोक सेवा प्रशासन आयोग की जो परीक्षा होती है उसके पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। बताइए कि सिकंदर प्रसाद यादव का कॉन्फिडेंस कितना है। वह कह रहा है कि 32 लाख रुपए नहीं, हर एक पेपर के लिए 40 लाख रुपए लिए जाएंगे। ऐसा वह तब कह रहा है जब पहले से ही घोटाले मामले में अपराधी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उसकी सरकारी नौकरी मिल गई थी। तो एक बार सोचिए कि इतनी हिम्मत यहां से आती होगी, कहां से इतनी हिम्मत आती है कि कोई घोटाला करता है, घोटाले के आरोप में गिरफ्तार होता है और फिर से घोटाला करने के लिए निकल पड़ता है। इतनी हिम्मत वहीं से आती है जब भ्रष्टाचार करने वाले को इस बात का पता हो कि उसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। उसके नेटवर्क में सब के सब भ्रष्टाचारी हैं और सब के सब इतने बड़े पद पर बैठे हैं कि कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। 5 मई के दिन जिन 13 लोगों को नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसमें कुछ अभ्यर्थियों के अलावा कुछ परिवार वालों के लोग भी शामिल थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि अभ्यर्थी अभिषेक कुमार को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अभ्यर्थी अभिषेक कुमार के पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। अवधेश कुमार उनके पिता हैं। अवधेश कुमार रांची के काको में रहते हैं। अवधेश और सिकंदर प्रसाद यादव का बहुत गहरा नाता है। अवधेश प्रसाद यादव की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी तो उससे पहले वो रांची में ठेकेदारी किया करता था। अवधेश उसका मुंशी हुआ करता था। इसके बाद अवधेश रांची में जमीन का कारोबार करने लगा था। 12 साल में अवधेश करोड़ों की संपत्ति अवधेश प्रसाद ने हासिल कर ली थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि अवधेश सिकंदर का इन्वेस्टर है। सिकंदर ने रांची में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। सिकंदर का रांची के जगतपुरम में मकान है, फ्लैट भी है। करीब 3 महीने पहले सिकंदर ने रांची के बाईपास रोड में बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स शोरूम भी खोला है। उसकी बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है। दामाद भी मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहा है। क्या यह महज संयोग है कि सब मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं? पुलिस को भी जानकारी मिली है कि सिकंदर की अवैध कमाई को अवधेश रांची में जमीन में इन्वेस्ट करता है। इन सब जानकारियों को एक साथ गूंथकर आप जो नतीजा निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। इसी तरह से इस नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का नाम आ रहा है। इसकी बेटी भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुकी है। मतलब संभव है कि केवल इसी साल की बात नहीं है, सालों साल से यह पेपर लीक की कहानी चलती आ रही है, जो अब जाकर के जब खुलासा हुआ है तो पब्लिक में आ रही है। यह जितनी भी जानकारियां मैंने आपको दी, वह सारी जानकारियां पेपर लीक मामले से जुड़े केवल एक आरोपी के इर्द गिर्द इकट्ठा की गई जानकारियां हैं। देश भर से तमाम रिपोर्टें इस विषय पर लिखी जा रही हैं। उन सबको खंगाल कर देखिए, आपको दिखेगा कि ज्यादातर वही लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचार के जंजाल के जन्मदाता होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार की कमाई के लिए गए पैसे पर अय्यासी के साथ और गाजे बाजे के साथ कट रही है। पेपर लीक का समाधान खोजते हुए सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून बनाने, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अफेयर्स मींस एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इस कानून के तहत वह सारे तरीके जो पेपर लीक की कैटेगरी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, वह सब के सब अपराध की श्रेणी में, क्रिमिनल की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। जैसे किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, क्वेश्चन पेपर और आंसर की लीक करने में सहयोगी बनना, ओएमआर की सीट के साथ साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, कॉपियों का जो इवैल्यूएशन होता है उसमें बिना किसी परमिशन के अगर आप छेड़छाड़ करते हैं, जितने भी जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसका उल्लंघन किया जाता है, सिक्योरिटी के जितने मानक है उनका उल्लंघन किया जाता है, जितनी भी डिजिटल प्रणाली है अगर उसमें छेड़छाड़ की कोई खबर मिल जाए, किसी भी तरह से कैंडिडेट की ऐसी मदद करना जिससे उसे दूसरों से ज्यादा फायदा मिले, यह सारे अपराध की तरह पेपर लीक कानून में शामिल किए गए हैं। इस कानून के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसे 10 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा जो संचालन करने वाले, ऑपरेट करने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें सरकारी सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है और प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी भी सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकती है, इन सबकी संलिप्तता अगर पेपर लीक में पाई जाती है तो इन पर 5 से 10 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है।
मगर सवाल यह उठता है कि क्या पेपर लीक का कानून बन जाने की वजह से पेपर लीक रुक जाएगा? भारत में न जाने कितने कानून हैं, कितने नियम हैं, मगर उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार का समंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कानून की कमी की वजह से पेपर लीक हो रहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर लीक पर बना कानून महज दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। सरकार बस यह बताना चाहती है कि देखिए वो कितनी चुस्त दुरुस्त है। दरअसल बात यह है कि कानून ना होता उसके बावजूद भी अगर ईमानदारी से गिरफ्तारी होती, गिरफ्तारी से न्यायिक जांच होती, ईमानदारी से और ईमानदारी से न्याय होता, तो पहले से इतने नियम कानून मौजूद है कि उन कानून के तहत अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। यानी दिक्कत कानून का नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की बीहड़ संस्कृति फैलते जा रही है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि नेता से लेकर के चपरासी तक सब के सब लुटेरे हैं। हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। भ्रष्टाचार करना सीखना पड़ेगा। आप भारत के 80% किसी भी संस्था के काम करने वाले सरकारी अधिकारी की संपत्ति उठाकर देख लीजिए, उनकी संपत्ति में इतना इजाफा दिखेगा कि लगेगा कि भगवान ने उन्हें झोली भर करके पैसा भरने के लिए उनकी नौकरी सौंपी है। कहने का मतलब यह है कि अगर हर स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी नहीं आएगी तो केवल पेपर लीक का कानून बना देने भर से पेपर लीक नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारी आदतों में भ्रष्टाचार समा गया है। यह ठीक वैसे ही है जैसे पितृसत्ता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक दहेज के कानून बना देने भर से दहेज का लेना देना खत्म नहीं होगा और औरतों के खिलाफ हिंसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है हमारी आदतों में संलिप्त हो चुका है, हमारी संस्कृति में संलिप्त हो चुका है।